प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबुद्धि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम जापान के संविधान के अंतर्गत वहाँ की मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1947 के 16वां संविधान द्वारा जापान में मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। संविधान द्वारा स्थापित शासन में जो मंत्रिमंडलात्मक जो व्यवस्था होती है उसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। राज्य का अध्यक्ष मात्र औपचारिक प्रधान होता है। मंत्रिमंडलात्मक पद्धति की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि राज्य का अध्यक्ष मात्र औपचारिक प्रधान होता है और कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेता। जापान में भी सम्राट भारत के राष्ट्रपति या ब्रिटिश सम्राट के समान एक नामधारी अध्यक्ष है और प्रशासन के संचालन की वास्तविक शक्तियाँ उत्तरदायी मंत्रिमंडल में निहित हैं। सम्राट राज्य और लोगों की एकता का प्रतीक मात्र है। कैबिनेट प्रणाली की दूसरी विशेषता विधायिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जापान में कैबिनेट ब्रिटिश मंत्रिमंडल के समान ही डाइट का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री डाइट के सदस्यों में से ही चुना जाता है और संविधान के अनुसार अधिकांश मंत्री डाइट के सदस्यों में से ही लिए जाते हैं। कैबिनेट डाइट के प्रति उत्तरदायी है और कैबिनेट तथा डाइट एक दूसरे के सहयोग से ही कानून निर्माण तथा प्रशासन संबंधी कार्य करते हैं। मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था की तीसरी विशेषता मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। इसे मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कहा जा सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को हम मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मान सकते हैं। मेजी संविधान के अंतर्गत जापान में सामूहिक उत्तरदायित्व की पूर्णतः अवहेलना की गई थी, किंतु वर्तमान संविधान जो 16वां संविधान के नाम से जाना जाता है इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। जैसे वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 66 में स्पष्ट कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कैबिनेट डाइट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। डाइट के द्वारा कैबिनेट के पर प्रश्न आलोचना करने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नियंत्रण भी रखा जाता है। चौथी मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता राजनीतिक सजातीयता। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार कार्य कर सके, इसके लिए मंत्रिमंडल में राजनीतिक सजातीयता आवश्यक है। राजनीतिक सजातीयता का तात्पर्य यह है कि सामान्यतः सभी मंत्री एक ही राजनीतिक दल में से लिए जाएं, जिससे उनके राजनीतिक विचारों में समानता हो, वे समान राजनीतिक कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर सकें। जापान में सामान्यतः कैबिनेट का निर्माण एक ही राजनीतिक दल में से होता है और इस प्रकार राजनीतिक सजातीयता के नियम का पालन किया जाता है। पांचवी विशेषता प्रधानमंत्री का नेतृत्व। कैबिनेट राजनीतिक खिलाड़ियों की एक टीम के समान है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजनीतिक खेल खेलती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का नेतृत्व मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का एक प्रमुख लक्षण है। मेजी संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री की स्थिति सुदृढ़ नहीं थी जापान में, परंतु नवीन 16वां संविधान के अनुसार वह कैबिनेट का प्रधान कहा गया है। उसे कैबिनेट पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जापान की कैबिनेट की रचना होती है। जापान की कैबिनेट सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है, जिसमें इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री और अन्य राज्यमंत्री होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 67 में उल्लेख है प्रधानमंत्री का मनोनयन डाइट के सदस्यों में से डाइट के एक प्रस्ताव द्वारा होगा। प्रधानमंत्री मनोनयन का ये काम डाइट में सबसे पहले किया जाएगा। संविधान की इस व्यवस्था से स्पष्ट है कि डाइट
प्रधानमंत्री को अपने सदस्यों में से स्वयं चुनती है। उसके द्वारा चुने गए व्यक्तियों को ही सम्राट प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। प्रधानमंत्री के मनोनयन के संबंध में यदि प्रतिनिधि सदन और सभा सदन एक मत न हो तथा कानून द्वारा स्थापित दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के प्रयत्नों से भी सहमति प्राप्त न हो सके अथवा सभा सदन प्रतिनिधि सदन द्वारा नाम तय किए जाने के 10 दिन के अंदर अंदर कोई निर्णय न ले सके तो फिर प्रतिनिधि सदन का निश्चय ही डाइट का निर्णय मान लिया जाता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री के चयन में अंतिम शक्ति निम्न सदन अर्थात प्रतिनिधि सदन को प्राप्त है। संविधान की व्यवस्था से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के चयन में सम्राट स्वयं विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के पश्चात अन्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, किंतु उनकी नियुक्ति में डाइट के निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती है। उनका चयन प्रधानमंत्री स्वयं करता है और उसे इस संबंध में 2 बातों का ध्यान रखना होता है। प्रथम, कम से कम आधे मंत्री डाइट के सदस्य हों। द्वितीय, सभी मंत्री असैनिक हों। व्यवहार के अंतर्गत मंत्रिमंडल में विभिन्न प्रदेशों, समुदायों और दलीय गुटों को उचित प्रतिनिधित्व देना होता है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत ये आवश्यक समझा जाता है कि मंत्री संसद सदस्य हों, सभी मंत्री। लेकिन जापान की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत सिद्धांत रूप में ये आवश्यक नहीं समझा गया। व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान समय में कैबिनेट के सभी सदस्य डाइट में से लिए जाते हैं, जिसमें से अधिकांश सदन में से होते हैं। मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हों, उनका स्तर क्या हो, कौन कौन से विभाग सौंपे जाए उन्हें, इस संबंध में जापान का संविधान बिल्कुल मौन है। अतः कैबिनेट के आकार का स्वरूप का निर्धारण प्रधानमंत्री ही करता है। वस्तु मंत्रियों और विभागों की संख्या में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी शक्ति का खुलकर प्रयोग किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 69 में लिखा गया है कि प्रतिनिधि सदन एक अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या विश्वास के किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल अपना त्याग पत्र दे देता है। यदि प्रतिनिधि सदन 10 दिन के अंदर अंदर विघटित न कर दिया जाए, इन दोनों स्थितियों में मंत्रिमंडल अपने कार्य तब तक करता रहेगा जब तक कि नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति न हो जाए। प्रधानमंत्री को मंत्रियों को अपदस्थ करने की महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। वह जब चाहे अपनी मंत्रिमंडल में परिवर्तन कर सकता है। मंत्रिमंडल के कार्य करने की विधि को हम देखते हैं। मंत्रिमंडल अपना समस्त कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही करता है। प्रधानमंत्री का एक कार्यालय होता है जिसका मुख्य निर्देशक होता है, 2 अन्य उप निर्देशक होते हैं। कार्यालय मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करता है और मंत्रियों के कार्यों में सहायता देता है। मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को होती है। बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री और उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधानमंत्री करता है। सारी कार्रवाई गुप्त रखी जाती है। समस्त निर्णय सर्वसहमति से लिए जाते हैं। निर्णय से असहमत मंत्री अपना त्याग पत्र दे सकता है। कैबिनेट की बैठकों के लिए कोई गणपूर्ति नहीं है। ब्रिटेन और भारत की भांति जापान की कैबिनेट में भी समितियों का प्रयोग किया जाता है। इन समय वहाँ 2 प्रमुख समितियां हैं, एक मंत्री परिषद वाली समिति और एक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद। अब हम देखेंगे कि जापान की कैबिनेट की शक्तियां और कार्य। पावर एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट जापान की समस्त शासन व्यवस्था का आधार बिंदु है और इसे प्रशासनिक, विधायी, वित्तीय, न्यायिक शक्तियों से विभूषित किया गया है। कैबिनेट की शक्तियों का अध्ययन अग्र रूपों में किया जा सकता है। पहले
शक्ति है कार्यपालिका शक्ति, जिसे हम प्रशासनिक शक्ति के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान संविधान के अनुसार 65 में स्पष्ट लिखा गया है कि कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में निहित होंगी। कैबिनेट शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। वह सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार करती है। 73 में कहा गया कि अन्य सामान्य प्रशासनिक कार्यों के अतिरिक्त निष्ठा के साथ कानून की क्रियान्विति तथा राज्यों के कार्यों का संचालन करना कैबिनेट का ही कार्य है। कैबिनेट डाइट द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार संपूर्ण प्रशासन का संचालन करती है। इस हेतु सामान्य आदेश और निर्देश भी जारी करती है। वैदेशिक मामलों पर भी कैबिनेट का पूर्ण नियंत्रण है। अगली शक्ति देखते हैं कैबिनेट की, विधायी शक्तियाँ। जापान में संसदीय व्यवस्था होने के कारण कैबिनेट का डाइट से घनिष्ठ संबंध रहा है और विधायी व कार्यपालिका शक्तियों का एकीकरण हो गया। अतः कैबिनेट न केवल प्रशासन का संचालन वरना विधि निर्माण के क्षेत्र में भी डाइट का नेतृत्व और पथ प्रदर्शन करती है। शासन की सर्वोच्च नीति कार्यक्रम को क्रियान्वित रूप देने के लिए प्राय सभी महत्वपूर्ण विधेयकों का प्रारंभ कैबिनेट ही करती है। डाइट में उन्हें पास कराने का उत्तरदायित्व भी कैबिनेट का ही है। कैबिनेट को यह भी अधिकार है कि वह सम्राट को प्रतिनिधि सदन को भंग करने या सामान्य निर्वाचन की घोषणा करने का परामर्श दे। प्रतिनिधि सदन भंग होने पर कैबिनेट सम्राट को सभा सदन का संकटकालीन अधिवेशन बुलाने का परामर्श दे सकती है। अतः प्रशासनिक और विधायी दोनों क्षेत्रों में नेतृत्व कैबिनेट को ही प्राप्त है। यही वह कड़ी है जो कार्यपालिका और विधायिका को परस्पर संयुक्त करती है, जोड़ती है। तीसरी शक्ति विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रीय वित्त पर कैबिनेट को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। बजट अर्थात राष्ट्रीय आय व्यय के ब्यूरो का निर्माण, उसे डाइट में प्रस्तुत और स्वीकृत करना कैबिनेट का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। कैबिनेट अपने बहुमत के बल पर बजट पर डाइट की स्वीकृति लेने में सफल हो जाती है। इस संबंध में जापान की कैबिनेट की स्थिति भारतीय व ब्रिटिश कैबिनेट के समान है। वित्तीय क्षेत्र में जापान की कैबिनेट अमेरिका की कार्यपालिका की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। न्यायिक शक्ति। न्यायिक क्षेत्र में कैबिनेट को कुछ अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों के मनोनयन की शक्ति उसे प्राप्त है। अनुच्छेद 6 में स्पष्ट लिखा गया, सम्राट कैबिनेट द्वारा निर्देशित व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना भी कैबिनेट का ही कार्य है। कैबिनेट ही जापान की वास्तविक कार्यपालिका है। इसे जापान की शासन व्यवस्था में वही स्थिति प्राप्त है जो ब्रिटिश शासन में कैबिनेट को प्राप्त है। अतः हम सर जॉन मेरियट के शब्दों में मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था के बारे में इस तरह कह सकते हैं कि कैबिनेट वह धुरी है जिस पर समस्त प्रशासनिक यंत्र घूमता रहता है। धन्यवाद।